नोट डाउन करने के बाद मैंने अपना एक तरीका बनाया है एचआर पॉलिसी मैनुअल का कि हम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अब ये आपका कच्चा काम तो तैयार हो गया, फिर उसको 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है। शायद पहले सेक्शन की जो मैं बात करने वाली हूं वो आपने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है MSME एंड HR मैनेजमेंट नर्चर एंड कल्चर। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे पिछले चारों वीडियोस को बहुत अच्छी तरह सराहा है, कमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे व्यूज है, लाइक्स है और आप सभी को वो फॉरवर्ड भी कर रहे हो। ये पॉडकास्ट का चैनल मैंने शुरू ही इसके लिए किया है कि जो छोटे बड़े उद्योग है भारत में हो या पूरे जग भर में हो, तो उन सभी के लिए ये चैनल मैंने शुरू किया है। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि HR की जो रोज की गतिविधियां है उनको किस तरह से किया जाए। हमने देखा है पहले वीडियो से ही हम बात कर रहे हैं कि बड़े उद्योगों में ये HR का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और उसी के लिए या उसी के वजह से उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह हो रही है। हम सभी को पता ही है कि कोई भी नियम है, कोई भी पॉलिसीज है, वो अगर ठीक तरह से हर कोई फॉलो करे तो कोई भी बिजनेस बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। लेकिन होता यह है कि जो छोटे बड़े उद्योग है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, तो इनमें HR के लिए बहुत भरी जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा काम होता नहीं है। एम्प्लॉय की संख्या कम होती है, 20, 25, 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 होती है, तो उनको ये इतनी जरूरत नहीं लगती है HR के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। तो उनके लिए लेकिन ये जरूरी तो है ही, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनकी जो गतिविधियां है उसको संभालने के लिए, डूज एंड डोंट्स बताने के लिए, उनसे अच्छा प्रोडक्शन आए इसके लिए उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। इन बहुत सारे रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से हमको ये HR की जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां है, वो करनी जरूरी होती है। तो जिनके पास HR डिपार्टमेंट नहीं है और अगर HR डिपार्टमेंट है तो क्या वो जो काम कर रहे हैं वो इन लाइन विद द इंडस्ट्री है, क्या वो पर्याप्त है, वो जो काम कर रहे हैं उसकी उनके ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सफलता मिलती है, इसके लिए भी ये जो वीडियोस मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत उपयोग में आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको HR में करियर बनाना है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा। उनकी पढ़ाई के साथ HR में अपना करियर बना रहे हो, कोई एम्प्लॉयज है जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी गाइडलाइंस साबित हो सकती है। क्योंकि मेरा पूरा 29 इयर्स का जो करियर जो मैंने HR में किया है, उसका जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस जमा हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं सारे वीडियोस बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हम किसी भी जार्गन्स में, किसी भी डेफिनेशंस में एकदम डीप नहीं जाएंगे। जो हर रोज की गतिविधियां है HR डिपार्टमेंट की जो होनी चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ वो भी जो बातचीत की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, ना कि मैं बहुत प्योर हिंदी बोल रही हूँ, ना मैं प्योर इंग्लिश बोल रही हूँ। तो इस तरह से बोल रही हूँ कि आपको शेयर कर रही हूँ और ये आपको जरूर काम में आएगी। HR डिपार्टमेंट नहीं भी है और अगर है भी तो भी मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ इसको आप अगर नोट डाउन करेंगे, इसके पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत ये काम में आने वाली चीज है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने अगले सेशन के लिए। और अगले सेशन में जाने के पहले मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि ये पॉडकास्ट है। फिलहाल हम जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हमने ले लिए, सेशंस हमने ले लिए हैं, वो HR को समझने के लिए कि HR की क्या क्या गतिविधियां है, क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या उसके अलग अलग पैरामीटर्स है कि जिस पर हम अपने जो एम्प्लॉयज है उनको बांध सके। तो इसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं पॉडकास्ट, जो मैं चर्चा सत्र लेने वाली हूँ।
एचआर में जो कोई माहिर लोग हैं, एचआर के जो कोई स्टॉलवर्ड्स है या जिन्होंने बहुत योगदान दिया है एचआर में इंडस्ट्री के लिए, उनको बुलाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस भेजें, उनको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे कि जिसपे वो बात कर सके और आपको गाइड कर सके। तो आज एचआर पॉलिसी मैनुअल क्या होता है, एम्प्लॉयज एचआर मैनुअल भी बोला जाता है। तो हर कंपनी का एक गाइड बुक होता है, गाइड होता है, एक गाइडलाइंस का एक बुक होता है जिसे एचआर पॉलिसी मैनुअल या एम्प्लॉय हैंडबुक भी कहा जाता है। तो ये एचआर पॉलिसी मैनुअल या एम्प्लॉय हैंडबुक होता क्या है? तो ये है जो अपने कंपनियों की अलग अलग गतिविधियों, अलग अलग नियमों का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जहां पर कंपनियां अपनी अपनी जो एम्प्लॉय के लिए बनाई हुई जो डूज डोंट्स है या फिर अलग अलग पॉलिसीज है वो लिखित स्वरूप में उनको देती है। अब बहुत सारी जगहों में एम्प्लॉय हैंडबुक अगर नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस तो चलती रहती है। हम लीव लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं या कई जगहों पे यूनिफॉर्म होते हैं या एक टाइमिंग होता है ऑफिस में आने जाने का, या फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है कि जो हम प्रैक्टिस में तो लाते हैं। सैलरीज होती है, अमुक एक तारीख को किसी की सैलरी होती है, दूसरी तारीख को दूसरी किसी कंपनी की सैलरी हो, तो ये सारी जो बातें हैं वो हम एक्चुअली प्रैक्टिस में तो करते ही है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है, एग्जिट फॉर्मेलिटी, जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो ये सारी गतिविधियां होती रहती है। लेकिन ये सारी जो गतिविधियां है ये वर्बली होती है, मुख से बताई जाती है कि ऐसा करना है वैसे करना है, और इसमें मैनेजमेंट का और ओनर्स का बहुत टाइम वेस्ट होता है। जो टाइम उन्होंने बिजनेस में लगाना चाहिए वो टाइम ये रोज की गतिविधियों में वो उलझे रहते हैं। किसी को छुट्टी चाहिए, कोई टाइम पे नहीं आया है, कोई बिना बताए छुट्टी कर गया, कोई एक दूसरे के साथ बिहेव ठीक से नहीं कर रहा है, कोई तो आके पूछता है कि भाई हमको ये पीएफ या ईएसआईसी है कि नहीं है, मैटरनिटी पॉलिसीज है कि नहीं है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, इसमें आपके सीनियर मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का या जो ओनर्स है उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये टाइम आप अपने प्रोडक्शन के लिए, आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। तो क्यों ना ये सारी प्रैक्टिसेस हम एक बुक में लाए, जो कि हम बताए कि देखो भाई ये हमारी कंपनी की पॉलिसीज है, इस तरह से आपको बिहेव करना है, इस तरह से आपको फॉलो करना है, आपको जो हम कुछ देना चाहते हैं जो भी, तो वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। आपके जो भी क्वेश्चंस है, इसे एफएक्यू कहा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो आपके जो रोजगार के बारे में, आपकी काम के बारे में जो भी कुछ आपको पूछना है वो सारी बातें इस बुक में लिखी गई है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए एक कैटलॉग बनाते हैं जिसमें कंपनी क्या है, कितने सालों से है, या फिर हमारे क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स है ये बताते हैं, और हम अपनी कंपनी को पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं अपने क्लाइंट को कि हम कितना अच्छा सर्विस दे सकते हैं। तो याद रखिए फिर एक बार जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉइज आर योर इंटरनल कस्टमर। एम्प्लॉइज आपके इंटरनल कस्टमर है, क्योंकि वो ठीक से काम करेंगे, वो अच्छी तरह काम करेंगे, वो प्रोडक्शन अच्छी तरह देंगे, वो सर्विस अच्छी तरह आपके क्लाइंट्स को देंगे, तो आपके क्लाइंट खुश होने वाले हैं। तो इसके लिए अपने जो इंटरनल क्लाइंट है, मतलब अपने जो एम्प्लॉइज है, उनको भी आपने सही तरीके से बताना जरूरी है कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, और आपने किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम एम्प्लॉय हैंडबुक में लिखते हैं या लिखना चाहिए। तो इस तरह से कि एचआर पॉलिसी के इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने देखा कि एचआर मैनेजर जो है या फिर एचआर के जो काम करता है आपके कंपनी में, जो कोई अकाउंटेंट हो या फिर कोई बैक ऑफिस का भी हो, कि जो कोई एचआर की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए काम करता है, तो उसके लिए भी ये एचआर पॉलिसी मैनुअल का बहुत फायदा है। क्योंकि वो हर एक एम्प्लॉय को जा के तो नहीं बताएगा कि आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं करना है, तो हर बार उसका भी वक्त नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रैक्टिसेस है वो एचआर पॉलिसी मैनुअल में आ गए, तो उसका भी टाइम और उसकी भी एनर्जी बच गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को भी पता चलता है कि हमारे लिए कंपनी के पास क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। और
हमने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, एम्प्लॉय ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर क्या एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय से, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंस एचआर पॉलिसी का है। तीसरा है कि गवर्नमेंट में, जैसे हमने देखा कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पे अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, तो उसका भी अगर हम एम्प्लॉय तक पहुंचाना चाहते हैं वो सारी चीजें, वो भी इस एम्प्लॉय मैनुअल में आ जाता है। फिर चौथा उपयोग ऐसा है कि इसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन करने की जगह ही नहीं रहती, ना बायस करने की, इसके लिए अलग पॉलिसी है, इसके लिए अलग कुछ पॉलिसी बना रहे, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एचआर पॉलिसी मैनुअल के लिए। फिर एक इंपॉर्टेंस उसका ऐसा है कि जो भी गतिविधियां हैं एम्प्लॉय की, जैसे लीव पॉलिसी है, जैसे कोई भी अगर ज्वाइनिंग की प्रोसेस में जो हमने चीजें देखी, वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस की चीजें भी हम एम्प्लॉय मैनुअल में रख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे ज्वाइनिंग की है वैसे एग्जिट की भी चीजें हम उसमें लिख सकते हैं। तो एम्प्लॉय को ये क्लियर मैसेज जाते हैं, ये क्लियर आइडियाज रहते हैं कि हमने किस तरह से हमने इस कंपनी में काम करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्यों एचआर पॉलिसीज का एक बुक बनाना चाहिए अपनी कंपनी में। तो इस तरह से एचआर पॉलिसी मैनुअल की वजह से एक प्रोफेशनलिज्म, एक विश्वास तो निर्माण कर लिया हमने एम्प्लॉय के मन में। अब इसको बनाते कैसे है? एचआर पॉलिसी बनाना बहुत ही इजी है। क्यों? जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिसेस को हमने एचआर पॉलिसीज में डालना है, दैट इज ऑल। तो पहले तो हमारे पास जो भी प्रैक्टिसेस है उसको आप एक कागज पे लिख लीजिए, एक जनरल में लिखना शुरू कर दीजिए कि हम क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि लीव कैसे देते हैं, फिर उसके बाद में हम किस तरह से हम ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं। आपके पास जो भी एज इज है, जैसे आज आप करते हो उस तरह से पहले एक एक उसको हेडिंग देके एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि हमारे यहाँ कोई अगर सेपरेट होना चाहता है, जॉब छोड़ के जाना चाहता है, तो हम क्या करते हैं। भले ही आपके इजी लैंग्वेज में आपको जिस तरह से भी आता है उस तरह से आप लिख लीजिए। फिर हम जो इंक्रीमेंट हर साल देते हैं वो कैसे देते हैं, किस आधार पे देते हैं, उसको आप लिख लीजिए। ये आपका खुद का होमवर्क है, इसके लिए आप पहले वो चीजें लिख लीजिए। उसके बाद में जो भी गतिविधियां आप करते हैं एम्प्लॉय के लिए वो सब लिख लीजिए। शायद आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो एम्प्लॉय का, वो भी एक लिख दीजिए। ऐसे पॉइंट्स आप पहले तो लिख दीजिए। अब जब मैं मेरे क्लाइंट्स के पास जाते हूँ तो उनका पहले मैं यही स्टडी करती हूँ कि उनके पास आज क्या है, कैसे चल रहा है, वो जो भी काम करते हैं उनका प्रैक्टिस क्या है। तो वो सारी चीजें हम नोट डाउन करते हैं। वो नोट डाउन करने के बाद मैंने अपना एक तरीका बनाया है एचआर पॉलिसी मैनुअल का कि हम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अब ये आपका कच्चा काम तो तैयार हो गया, फिर उसको 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है। शायद पहले सेक्शन की जो मैं बात करने वाली हूँ तो अभी सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि ये जो पॉलिसी मैनुअल आप बनाते हैं इसका काम ही होता है कि आपके कंपनी के प्रति आपके एम्प्लॉय के मन में एक विश्वास निर्माण करना और एक प्रोफेशनलिज्म लाना। तो जरूरी है कि हर एम्प्लॉय को आपकी कंपनी क्या है यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से उनको बताना जरूरी है कि हमारी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरू हुई थी, ये हमने क्यों शुरू की थी, क्या हमने कोई एक सोशल कुछ कॉज लिया था उसके लिए शुरू की थी, या फिर इस क्षेत्र में जो भी काम करते हैं तो वो काम हमको आगे बढ़ाना है इसके लिए शुरुआत की थी। जो भी आपका काम है वो आप उसमें पहले लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपके कंपनी का हिस्ट्री क्या है। ओके, कहां से शुरू की थी। शायद हो सकता है कि आपने कोई दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे सर्विसेज के लिए शुरू की थी, लेकिन उसके साथ में फिर ये प्रोडक्ट या ये सर्विस उभर के आई तो हमने ज्यादा इस पे फोकस किया और हम इस तरह से काम कर रहे हैं। हमने शायद 2004 में ये कंपनी शुरू की थी, वो शुरू करने के पीछे इनका हाथ था और इसलिए हमने शुरू की, वगैरह वगैरह जो बातें हैं वो लिखें। और ये जरूर लिखें कि इससे आप क्या समाज को क्या देना चाहते हो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने जा रही हूं,
हम जो भी काम करते हैं ना, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, वो हर चीज किसी ना किसी काम के लिए कर रहे हैं ना समाज में, या हम जिन कस्टमर्स को देते हैं उनके किसी ना किसी काम में आती है। अगर आप B2B बिजनेस में है, बिजनेस टू बिजनेस के प्रोडक्शन में या सर्विसेज में है, तो आप उस दूसरे बिजनेस को हेल्प करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हो। आपकी जो कंपनी है वो कुछ ना कुछ इसके लिए काम कर रही है कि किसी कंपनी को हेल्प हो जाए, तो ये हो गया B2B बिजनेस। आप शायद B2C बिजनेस में हो, जो आप प्रोडक्शन बना रहे हो या जो सर्विसेज दे रहे हो वो डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए हो, तो आप वो भी क्या काम कर रहे हैं कि किसी कस्टमर को, किसी XYZ पर्सन को उसकी मदद ही हो रही है ना, उसके काम में आ रही है। अगर आपकी लॉयर फर्म है तो आप किसी कंपनी को या किसी एंड यूजर को या किसी इंसान को आप हेल्प कर रहे हो उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करने के लिए आपके लॉ प्रैक्टिसेस से। आप अगर CA की आपकी अगर फर्म है, आप CA है और आपकी फर्म है, तो आप किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को उसके टैक्सेस वगैरह में या फिर उसके फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में मदद कर रहे हो। तो याद रखिए, आप कुछ भी काम करते हो, आप कोई भी प्रोडक्शन निकाल रहे हो या कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो, तो ये किसी ना किसी के हेल्प के लिए कर रहे हो। तो ये पॉइंट आप जरूर सोचिए कि आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विसेज से मास को, टोटल समाज को क्या योगदान मिल रहा है, वो आप इस मैनुअल में जरूर लिखिए, आपके कंपनी के हिस्ट्री में जरूर लिखिए। तो ये हो गया आपकी हिस्ट्री। अभी तक हम सेक्शन 1 में ही है। सेक्शन 1 में हम अपने कंपनी के बारे में, अपने एम्प्लॉइज के मन में एक प्रतिष्ठा निर्माण कर रहे हैं, एक विश्वास निर्माण कर रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या है और क्यों है, और आप इस कंपनी के साथ जुड़े हो तो आपकी भी वही सोच होनी चाहिए। तो इस तरह से कंपनी की हिस्ट्री हो गई। अब इस कंपनी को कौन चला रहा है? हमेशा याद रखिए, लोग जो है वो लीडर को फॉलो करते हैं। तो नेचुरली अगर आप कंपनी के ओनर है या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर है या फिर आप टॉप मैनेजमेंट के सदस्य है, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी जो ये जनता है, आपकी जो ये एम्प्लॉइज है, ये आपको देख के चल रही है। सो लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके जो एम्प्लॉइज है वो आपको देख के चलेंगे, आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे वो भी उसी तरह से व्यवहार करेंगे। मराठी में बहुत अच्छी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जिस तरह से आप बिहेव करेंगे आपके एम्प्लॉइज बिहेव करेंगे, आप जिस तरह से डिसिप्लिन फॉलो करोगे आपके एम्प्लॉइज उसी तरह से डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। और इसी को कल्चर कहा जाता है। कल्चर कोई एक वस्तु नहीं है जो दिखाई जाए, ये कल्चर है। हर कंपनी का अपना अपना कल्चर होता है, भले इंडस्ट्री सेम हो, लेकिन कल्चर दोनों, वो उसी इंडस्ट्री में जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके कल्चर्स अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी टॉप मैनेजमेंट जिस तरह से बिहेव करेगी, आपकी टॉप मैनेजमेंट जिस तरह से कल्चर फॉलो करेगी, आपके एम्प्लॉइज उसी कल्चर में ढलने वाले हैं। आपके जो लीडर्स हैं उनकी पहचान करा देंगे। हमारे लीडर्स, ऐसा आप हेडिंग लिख सकते हैं। तो आपके लीडर्स में कौन कौन आता है? तो डायरेक्टर से लेके ओनर डायरेक्टर हो सकते हैं या ओनर CEO भी हो सकते हैं। तो वहां से लेके आपके जो भी टॉप मैनेजमेंट में 2 या 3 लोग जो भी है उनकी आप पहचान जरूर कराइए कि उनके एजुकेशन से स्टार्ट कीजिए। अगर एजुकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण आपको नहीं लगता है तो उनके एक्सपीरियंस से स्टार्ट कीजिए। उनके एस्पिरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके एस्पिरेशंस क्या है, या फिर उनकी एजुकेशन क्या है, या फिर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में या इस पर्टिकुलर सर्विस में उनका पहले का योगदान क्या है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने 29 ईयर्स से मैं HR में ही हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, मैंने लेबर लॉस किया हुआ है और मैंने अलग अलग कंपनियों में काम किया है, और पिछले 10 साल से मैं MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें आप उसमें लिखिए।